में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं और ये बहुत ही बेसिक से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लास में हायर मैथमेटिक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और ये जो आपका मैं टॉपिक है जिसका नाम हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोग को हायर क्लास की मैथमेटिक्स ही नहीं, आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो भी आपका वहां पे उतना ही इंपॉर्टेंस होगा जितना कि मैथमेटिक्स में इसका है। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अलावे भी इसका बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं साइंस के जिसमें हर सेक्शन में इसका अपना यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कशन करना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। यूं तो हम लोगों को जो क्लास करनी है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10 की है, तो मैं आप लोगों को हम लोग को जो है एक बाउंडेड रीजन के अंदर स्टडी करनी है, वरना ट्रिग्नोमेट्री का दायरा काफी लंबी चौड़ी है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो आपके लिए और भी कई ऐसे टॉपिक्स से मैथमेटिक्स के जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं वो आपका इजी बन हो जाएगी। तो मेरी बात माने तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आप लोग अच्छे से पकड़ बनाए। बट आप लोग का क्लास 10 का स्टैंडर्ड एक बेसिक से रिलेटेड है। मे भी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट अगर कभी कॉम्पिटिशन की प्रिपेयरिंग किए होंगे तो 8 में आप लोग को मिल गया होगा। जैसे एमटीएससी वगैरह का अगर प्रिपेयरिंग किए होंगे तो 8 में भी ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा अगर आप 8 में पढ़े होंगे तो फिर इसके अलावा भी आपका पहले के सिलेबस में आपका 9th में भी था। तो कुल मिलाकर के मेरा यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री का फुल्ली बेसिक से मुझे डिस्कस करना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है इसके डिस्कस करते हैं। यूं तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ना 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक आपका आता है ट्राई, उसके बाद आता है आपका गोनो, उसके बाद आता है आपका देखिए गोनो ट्राई और उसके बाद मैट्रिक। इसका मतलब होता है मैट्रोन, मैट्रोन वर्ड से बना हुआ। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड्स होता है और मैट्रोन का मतलब होता है मेजर। इस तीनों वर्ड को मिलाकर के बनाया गया। तो वैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से। पहले मैं इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकुलरली तो आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री मींस दैट इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रिंगल एंड एंगल। ये इसका डेफिनेशन होता है आप लोग की क्लास के लिए। बट अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसका दायरा बढ़ाते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन होती है नॉट फॉर ट्रिंगल, ये केवल ट्रिंगल के लिए नहीं है, केवल 3 साइड्स वाले ट्रिंगल के लिए नहीं है। दैट मींस ये किसी भी पॉलीगन के लिए आपका डिफाइन है, किसी भी पॉलीगन के लिए डिफाइन। अब इसकी डेवलपमेंट की मैं अगर बात करूं तो देखिए बहुत ही इसका अच्छा डेवलपमेंट, मतलब इसका जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छी है। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसको हम बोलते हैं हिपार्कस। एक मैथमेटिशियन थे, ठीक, जिनके नाम पे मतलब इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। और इसका जो डेवलपमेंट जो था इसका एक सीक्वेंस क्या था बताता हूं मैं। देखिएगा, देखिए कोई भी टॉपिक्स जो होते हैं, कोई भी ऐसा आपका न्यू टॉपिक्स जो होता है मैथमेटिक्स में, मैंने आपको पीछे के टॉपिक में बोले थे कि द डीड ऑफ द डीड। तो यहां पे जो क्लास होती है ना, देखिए मैंने बोला था कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री की मैं डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करूं तो देखिए सबसे पहले आप लोग पीछे के क्लास में ज्योमेट्री जरूर पढ़े होंगे। तो जब ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ज्योमेट्री में आप लोग क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पार्टिकुलरली आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई थ्योरम्स पढ़ते हैं या कोई भी चीज फाइंड करना सीखते हैं तो आप गौर किए होंगे कि आपको साइड दिया हुआ है तो साइड बताना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे देगा कि गिवन दैट एबीसी इज ए ट्रायंगल इन व्हिच देयर रेशियो ऑफ साइड्स बी 2:3:5 इफ देयर पेरीमीटर विल बी 30 सेंटीमीटर देन फाइंड द मेजर ऑफ साइड। तो ये प्रॉब्लम हो गया। या आपको बोल देगा कि एबीसी इज ए ट्रायंगल इन व्हिच एंगल ए विल बी 60 डिग्री, एंगल बी विल बी 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल सी। तो आप क्वेश्चंस पे अगर गौर करोगे तो आपको पता चलेगी कि ज्योमेट्री जो होती है ना
वो रिलेशन बिटवीन साइड एंड साइड, साइड एंड साइड, या आप बोल सकते हो एंगल एंड एंगल, मतलब एक दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा चौथा एंगल को फाइंड करने के लिए बोलेगा। ज्योमेट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। या आपको साइड दिया हुआ है तो अदर साइड को आपको कहेगा निकालने के लिए। लेकिन कहीं भी आप ज्योमेट्री में ऐसा पढ़े कि ट्रिंगल एबीसी एक ट्रिंगल है, ए एक आपका 60 एंगल ए आपका 60 डिग्री है, बी आपका 70 डिग्री है, और ए बी लेंथ ए बी साइड जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, बीसी आपका 4 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ एंगल सी क्या हो। तो कभी भी क्या आपने ऐसा कोई करने का मतलब जो मैंने आपको बोल रहा हूं अभी, क्या आप ऐसा कभी इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े कि जिसमें आपको साइड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और आपको साइड पूछेगा, या आपको साइड दिया हुआ एंगल, अब मान लीजिए कोई ट्रिंगल दे देगा आपको, एक ट्रिंगल है एबीसी और आपका एक साइड मतलब बी जो है आपका 90 डिग्री है, तो बताओ एंगल ए क्या होगा अगर इसके साइड जो है आपका लॉन्गेस्ट साइड आपका 5 सेंटीमीटर है, अदर टू साइड 3 और 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आपसे मैं इस तरह से राइट से क्वेश्चन तो पूछूंगा कि बताओ एंगल ए क्या होगा, एंगल सी क्या होगा, तो इस केस में बता सकते हैं? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। क्या आपको ज्योमेट्रिक के हेल्प से इसको नहीं बताया जा सकता है? तो कुल मिलाकर के आप कर सकते हैं कि इन द ज्योमेट्री में कोई ऐसी रूल्स नहीं है, ऐसे कोई रिलेशंस नहीं है उसके साइड एंड साइड और साइड एंड एंगल के बीच में, जिसके हेल्प से मैं साइड दिया हो तो एंगल निकाल सकता हूं और एंगल दिया हो तो साइड निकाल सकता हूं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो मेरी फाइनल पॉइंट आती है कि डेफिनेटली रूप से यहाँ पे एक ना कोई एक न्यू ब्रांच आएगी मैथमेटिक्स को, जो मुझे सिखाएगी अगर किसी ट्रिंगल में, किसी पॉलीगन में, पार्टिकुलरली आप लोग क्लास 10th में तो ट्रिंगल की मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग को, कोई ट्रिंगल हो, कोई पॉलीगन हो, तो उस केस में अगर साइड से दे देता है तो एंगल हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, या एंगल दिया हुआ है तो साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी चीज के नेट के हेल्प से हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक को लिए जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है हम लोग को किसी भी ट्रिंगल ही नहीं, आपका किसी भी पॉलीगन, बट आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप लोग के बाउंडेड है, तो उतना ही हम लोग को डिस्कस करना है। तो कुल मिलाकर की जो आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है तब हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखे देखिएगा फटाफट आप लोग, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स under which we study relationship between angle of relationship between, यहां पर लिखेंगे एंगल एंड साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री का डेफिनेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो डेफिनेशन होता है वो आपका आ गया कि यह मैथमेटिक्स का वो ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, वैसे आप लोग बाउंडेड है तो यहाँ पे ट्रिंगल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं यही आपका डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। बट आप लोग अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो आप लोग को तो ये भी पता नहीं चलेगी कि मतलब आप लोग का इतना दायरा कम दिया हुआ, आपका इतना कॉम्पैक्ट सिलेबस है कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि वास्तव में यहाँ पे कहीं इसका क्या मतलब एप्लीकेशन से, उतना आप लोग को विजुअल भी नहीं होगी। लेकिन अपर क्लास में आप जब जाओगे तो आप लोग याद रखना कि मैंने जब बोला ना कि किसी भी ट्रिंगल के साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप, या कोई ऐसी फॉर्मूला के अदर दो एंगल दिया हुआ है और आपका एक साइड दिया होता है, तीसरा अदर टू साइड्स क्या होगा, इस तरह के कोई फॉर्मूले आप लोग आगे की क्लास में पढ़ोगे, ठीक। या आप जब 10th के पास 11th में जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे आप लोग 11th का भी 12th का भी डिस्कस किया, तो उस चैनल पे जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर के जो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन हुआ क्या हो गया, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच वी डिस्कस, वी स्टडी mainly relationship between sides and angles of a पॉलीगन। तो किसी भी पॉलीगन के उसके साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप का हम लोग स्टडी करते हैं सो डिटेल। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपने टॉपिक और थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल डेफिनेशन लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अब देखिए, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने समझ गया तो इसकी डेफिनेशन जो है क्या है कि डेफिनेशन है कि हम साइड और एंगल के बीच रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो यूं तो आप लोग का सिलेबस बाउंडेड है, तो मैं बाउंडेड होकर के आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैंने जो है
आप लोग की क्लास में जो है ना एक पार्टिकुलर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है, जो कि आपका आता है, वो आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, चलिए आपका आता है क्या चीज? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोगों को जो डिस्कस करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होती है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में मुझे पार्टिकुलरली डिस्कस करना है। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं मान लिया ये आपका एबीसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और आपका बी आपका 90 डिग्री है। बी आपका कितना है? 90 डिग्री है। अगर एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि हम लोग एसी को जो बोलते हैं, एसी को जो हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि इसको परपेंडिकुलर मानते हैं और इसको बेस मानते हैं। खुद को मतलब क्या करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को कन्वेंस मतलब सुविधा होती है कि आप इसको बेस मानते हैं, क्योंकि थोड़ा हॉरिजॉन्टल है तो हर हॉरिजॉन्टल चीज को लोग बेस ही मानता है। तो आप भी मानोगे बेस ही तो सही है, और आप इसको परपेंडिकुलर मानोगे, चलो ये भी सही है। लेकिन मैं बताता हूं कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे बैठे होंगे, मान लीजिए इस बोर्ड के ऊपर में कोई बैठे हुए यहाँ पे, तो उसको क्या बेस नजर आएगी? ये बेस नजर आएगी, और उसको परपेंडिकुलर ये नजर आएगी। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे पार्टिकुलरली अगर आप बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी आराम से मान सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, किस एंगल से वो ऑब्जर्व करता है। अगर आपका वो जिस तरह से मैं भी मान लीजिए आपको टीच कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो मेरे लिए जो होगा बेस ये ट्रीट होगा, बट परपेंडिकुलर ये होगी। अगर कोई अदर पर्सन ले लेते हैं ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो उसके लिए जो बेस होगा वो ये होगा, क्योंकि बेस का मतलब होता है जिसपे वो टिका हुआ है, तो इसी पर टिका हुआ है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के मेरा ये हाइपोटेन्यूज हो गया परपेंडिकुलर बेस। आप किसी को भी कुछ मान सकते हैं, मतलब मैंने आपको ज्योमेट्री की हेल्प से भी डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ नहीं चला। तो ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है इसको मैं डिफाइन करता हूं। देखिए हुआ क्या कि यहां पे सबसे बड़ी बात हुआ कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक के डेवलपमेंट की बात आई, ध्यान से आप लोग देखना, जब ट्रिग्नोमेट्रिक की डेवलपमेंट की बात आई तो यहां पे क्या मैं डेफिनेशन बताया ट्रिग्नोमेट्रिक का, ध्यान से देखना एकदम बिल्कुल। जब ट्रिग्नोमेट्रिक की डेफिनेशन की बारी आई तो डेफिनेशन इसकी क्या बनी थी? रिलेशन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पार्टिकुलरली मैं आपके सिलेबस की भी डिस्कस कर रहा हूं, और अपर क्लास में आपका पॉलिगन कुछ भी आ सकता है, ये मैंने आपको डिस्कशन किया। अब ध्यान से सुना आप लोग, तो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ये ना डिस्कस किया था। अब देखिए, जब हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया कि एंगल्स एंड साइड्स के बीच के रिलेशनशिप का, अब रिलेशनशिप का मतलब यहां पर क्या बनती है? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का एराइज होता है कि रिलेशनशिप बहुत तरह के हो सकते हैं। कि अगर मैं एंगल और साइड की बात करूं तो क्या आप कह सकते हो कि एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए बी? मतलब मैं एक मान लिया कि रिलेशनशिप है, मान लिया कि एक रिलेशनशिप है, क्या एंगल बी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स, या मान लीजिए 4/5 टाइम्स ए सी? तो आप कहोगे ये तो मीनिंगलेस बात आपने लिखा है, सही बोलोगे, क्योंकि मीनिंगलेस वास्तव में, क्योंकि ये एंगल है, एंगल को हम लोग डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। आप लोग को डिस्कस जो करना वो डिग्री में डिस्कस करना। और ए बी जो कि मेरा लेंथ ऑफ साइड है, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? इस लेंथ ऑफ साइड है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, किलो, मतलब जो भी होता है हम लोग मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग कैसे इक्वेट कर सकते हैं डिग्री रेडियन को इसके साइड की लेंथ, मतलब क्या लेंथ ऑफ साइड से? तो कुल मिलाकर के ये जो रिलेशनशिप है कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड देयर एंगल्स। ठीक, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक तो क्लियर स्टेटमेंट मेरा मैथमेटिक्स का निकल गया कि कोई भी ऐसी
मैं कोई भी ऐसी अलजेब्रिक रिलेशनशिप साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल्स डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली रूप से इसके अलावा तो कोई और रिलेशनशिप हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है। अंडर 10 तो हम लोगों ने कुछ इसके अलावा पढ़ा नहीं है कोई रिलेशनशिप, क्योंकि आप अगर क्लास 10 में देखेंगे तो आप लोग को टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये सब क्या है एक्चुअली में, तो ये सब तो आपका इक्वेशन है ना, और ये क्या है अलजेब्रिक रिलेशनशिप है, टू टर्म्स के, दो आपका एक्स एंड वाई दो वेरिएबल में है, ये सिंगल वेरिएबल के उसके पावर 2 और पावर 1 के बीच का रिलेशनशिप है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अलजेब्रिक रिलेशनशिप है, और हम लोग जो अभी तक पढ़े अलजेब्रिक रिलेशनशिप पढ़े, ना कि कुछ अलग ढंग का रिलेशनशिप पढ़े। तो इसका मतलब ये होगा कि डेफिनेटली रूप से कोई अलग टाइप का रिलेशनशिप आनी चाहिए हम लोगों के लिए, और वो रिलेशनशिप इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, जब ये रिलेशनशिप नहीं हुआ तब हम लोग चलते हैं रेशियो को लेकर के। क्या चलते हैं, रेशियो को लेकर। देखिए हम आपको बहुत ही बेसिक से उठा करके चलते हैं, और आपको ये चीज जो है ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से बनाना छूमंतर का काम है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उतना हार्ड होते नहीं है, और आप लोग क्लास 10 में तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आप लोगों की पूछेंगे, लेकिन कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट रहेगी तो बहुत फायदा करेगी, आप लोगों को आगे भी पढ़ने में भी बहुत मजा आएगी। ठीक, वास्तव में किसी भी उस चीज को पढ़ने से फायदा ही क्या होगी, अगर आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, उसको आपने कहीं अप्लाई नहीं करना सीखा, तो फिर कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो चलिए, तो आप लोगों को मैंने ये डिस्कस कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मैं एंगल की बात किया, अगर मैं एंगल की बात किया तो यहाँ पे इस एंगल का अगर मैं मान लिया, देखिए अलजेब्रिक रिलेशनशिप नहीं हुआ, अब अगर मैं ऐसा करूं कि ए बी अपॉन ए सी ले लिया, मतलब दो साइड का रेशियो ले लिया और इधर एक एंगल ले लिया, दो साइड का रेशियो, तो दो साइड का रेशियो भी लेंगे तो वो भी तो अलजेब्रिक रिलेशनशिप है, वो भी क्या है, एक अलजेब्रिक रिलेशनशिप है, ना कि अदर कोई रिलेशनशिप। तो इसका मतलब रेशियो लेने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो आपका ए बी अपॉन ए सी लेंगे, तो ए बी अपॉन ए सी जो है एक क्वांटिटी होगी और स्केलर क्वांटिटी होगी, हैविंग नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। बट अगर मैं लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज लूंगा, मान लिया एंगल सी ले लिया, मतलब इस तरह से मैं रिलेशनशिप जानना चाहता हूं, ये आपका जैसे मान लिया कि थर्ड रिलेशनशिप में इस तरह से ले लिया, एंगल सी बराबर ए बी अपॉन ए सी, तो इस राइट साइड में मुझे क्या मिला, राइट साइड में मुझे मिला है कि ये जो ए बी है ना, ये मेरा हो गया, आपको कोई साइड, इसका मतलब सेंटीमीटर मीटर होगा, इसका भी 20 सेंटीमीटर मीटर होगा, दोनों कैंसिल होगा तो ये आपका यूनिट लेस हो जाएगा, बट आपका लेफ्ट साइड में तो यूनिट है। इसका मतलब ये भी कहानी सक्सेस नहीं हुई। तब जाकर के उन लोगों ने अपने तरफ से एक सिंबल यूज किया, और जिसको उन्होंने नाम दिया साइन, कोसाइन, और आपका टेंजेंट कहते हैं, कोटेंजेंट कहते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं और सेकेंड बोलते हैं। और इन टर्मिनोलॉजी के हेल्प से उन्होंने क्या आपका रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल्स के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करवाया। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से इस टॉपिक्स को समझे होंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना बातें को डिस्कस किए, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोगों ने यहां तक समझ गए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक नया चीज डिस्कस करूंगा, वो है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे सिखाऊंगा, ये तो मेरा टॉपिक है, मेरा सबसे पहला टारगेट होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस परपेंडिकुलर, इस तरह से लिखिए, पूरा भी लिखिए, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बेस्ड एक बार कंपटीशन में बहुत ही तगड़ी क्वेश्चन एनालाइज किया गया था, जिसमें कि बच्चे एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से यहाँ पे, मतलब कि कई बार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं, अगर उसको अच्छे से कंसेप्ट नहीं रहता है तो। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल। उसको डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आप लोग का जो ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसको डिफाइन करना है। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे फॉर एनी एक्यूट एंगल, फॉर एनी एक्यूट एंगल
किसी भी एक्यूट एंगल के लिए देखिए हम लोग का दायरा थोड़ा सा लिमिटेड है, बट आप लोग को मैं बता रहा हूं कि ये आपका एक्यूट ही नहीं, आपका ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप लोग आगे किसी भी एंगल के लिए। बट मैं आपको बता दिया कि आप लोग का सिलेबस बाउंडेड है, तो आपके सिलेबस के अंदर ही मुझे डिस्कस करना है, ठीक। तो आपका आता फॉर एनी एक्यूट एंगल, जैसे कि मैं मान लिया लेट एंगल सी, तो एंगल सी के लिए जो आपका होगा सबसे पहले जो होता है किसी भी एंगल के लिए, तो पहला पॉइंट जो होता है आपका, ध्यान से देखेंगे, पहला पॉइंट मैं लिखूंगा वो लिखना आप लोग कि आपका जो होते हैं ना हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर एनी एंगल, फॉर एनी एक्यूट एंगल, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड या बी ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, ये बदलता नहीं है। चाहे आप एंगल को बदल ले, चाहे सी के लिए ले, ए के लिए ले, कुछ किसी भी एंगल के लिए लोगे तो ये नहीं बदलता, हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होगा। और इसकी जो मेजर जो होती है हाइपोटेन्यूज में इसके बगल में आप लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इस ट्रायंगल में आप सबसे बड़ा साइड देख ली उसको हाइपोटेन्यूज मान लें, जो कि आपका क्या हो रहा है, ये कहानी खत्म हो गई, पहले एक साइड को बात चल रही है। दूसरी बात आती है, वो क्या आती है, वो आता है आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है बहुत ध्यान से देखना, अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल सी, तो आपका ये जो एक्यूट एंगल होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है वो आपका कहलाता है क्या, परपेंडिकुलर। किसी भी एक्यूट एंगल, अभी हम लोग बार बार बता रहा हूं कि आप लोग इसको ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस की ये चीजें नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, तो अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल सी, अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल सी विल बी परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और आपका जो रिमेन्स बचेगा उसके लिए सोचना नहीं है। अच्छा, आप लोग को नहीं दिख रही है ना यहाँ के बाद, आपका जो थर्ड साइड वो आपका रिमेन्स बचेगा, इसको ऊपर वाला का मिटा लिया हम लोग, देखिएगा ऊपर वाला का मिटा लेते हैं, ठीक, ऊपर वाला का मैं मिटा लिया, देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, देखिएगा ध्यान से। तो अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल सी विल बी परपेंडिकुलर, और सी में आता है आपका तीसरा पॉइंट आता है रिमेन्स साइड जो बच गया इसके बाद, रिमेन्स साइड भी बेस। तो रिमेन साइड जो आपका बच जाता है वो आपका बेस होता है। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि आप लोग को यहाँ तक में बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी और बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो आपको क्लियर है कि इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है, ट्रायंगल देखे और सबसे लंबी साइड को आप हाइपोटेन्यूज बोल दे, कुछ भी रहे या ना रहे। बात आती है ये, वो आती है कि मुझे परपेंडिकुलर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा होता है समझने वाली बात। देखिए, तो परपेंडिकुलर का यहाँ जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। तो अपोजिट साइड का मतलब होता क्या है, ये सब एंगल सी का मैं परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए बात करता हूं। तो एंगल सी जो मेरा है उसको आप देखिए, और आप देखिए कि एंगल सी के अपोजिट साइड कौन है। अपोजिट साइड का मतलब होता है कि उसके वो जो एंगल, जिस जैसे कोई भी एंगल होगा तो डेफिनेटली रूप से दो रे के बीच का जो इंक्लाइंड होता है उसकी मेजर होती है, कितना उसका इंक्लाइनेशन है वही ना उसका मेजर होता है। तो दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन, जैसे मान लिया कि मेरा एंगल सी है, तो जब ये एंगल सी है तो इस केस में ये दोनों जो मेरी उंगली है ये क्या है, इस दोनों से अटैच्ड है, तो दैट मींस ये दोनों अपोजिट नहीं हो सकता। जो इस एंगल से जो इस दोनों एंगल, मतलब ये जो एंगल आपका है, इस एंगल से जो भी आपका फिंगर अटैच्ड है ये इसका अपोजिट साइड कभी नहीं हो सकता, इसको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये आपका सीबी और सीए आपका कभी नहीं हो सकता। तो अपोजिट के लिए बचा ही कौन है, एक बचा है, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के मेरा यहाँ पे ए भी अपोजिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा बोल सकते हैं कि आपका अगर आप एंगल सी लेते हो तो एंगल सी के जो लाइन इससे अटैच्ड है इस वर्टेक्स से, वो उसका एडजेसेंट के अंदर आएगा, मींस दैट अपोजिट नहीं हो सकता है, और आप सी का जो अपोजिट होगा वो आपका ए भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल सी भी जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और आपका रिमेन साइड में बेस, और रिमेन साइड आपका बीसी है जो कि आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को परपेंडिकुलर,
बेस, हाइपोटेन्यूज, ये सारी बातें हम लोगों ने समझ ली है। अब इसके बाद अगर हम लोगों ने समझ लिया तो एंगल सी के लिए समझा, एंगल सी के लिए सिमिलर में एंगल बी के लिए मैं समझूंगा। अगर मैं एंगल बी के लिए बात करूंगा तो आप लोग कहोगे कि हाइपोटेन्यूज बी ऑलवेज फिक्स्ड ए सी। उसके बाद बात आती है अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल बी। तो ये जो आपकी आएगी, ये आपका एक्यूट एंगल बी के लिए आएगी, सॉरी बी लिखा गया, सॉरी ए के लिए, क्योंकि बी तो 90 डिग्री है ना, तो एक्यूट एंगल की बात ना किया, तो सी के लिए हो गया। अब ए की अगर मैं बात किया तो ए के लिए मैंने क्या बोला, ये तो आपका फिक्स रहेगा एसी। और एंगल ए के लिए अगर मैं बात करूं तो ए का अपोजिट कौन हो सकता है, ये तो इसके बगल में सटा हुआ, ये भी नहीं होगा, ये बी से अटैच्ड है, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब वो बीसी आएगा। तो आपका बीसी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच गया इसका क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ए भी आपका बेस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि आप लोगों को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पहचानने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए अब अगर ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करता हूं, जो कि आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रिंगल हम लोगों को देगी। देखिए तो सबसे पहले यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया गया। देखना डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये जो मेरी डेफिनेशन देखना आप लोग क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो है हम लोग को डेफिनेशन देखना है, ध्यान से आप लोग। चलिए मैं मान लिया कि एबीसी कोई आपका राइट एंगल ट्रिंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी 90 डिग्री है, तो हम लोग मान लेंगे लेट ट्रिंगल एबीसी, ट्रिंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रिंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी को हम लोगों ने 90 डिग्री लेते हुए ट्रिंगल एबीसी को हम लोगों ने क्या माना, ये एक राइट एंगल ट्रिंगल है। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो मैं अब सबसे पहले उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन जो किया गया है, जिसके हेल्प से हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रिंगल एंड एंगल्स, वो चीज हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसके रेशियो को लेकर के, तो रेशियो को लेकर के अगर मैं बात किया तो अगर मैं बताऊं तो आपको मैं एक चीज बताना पसंद करूंगा। देखिएगा आप लोग कि आपका जो आता है सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं साइन ऑफ ए। आप जैसा कि देखेंगे कुल मिलाकर के आपका कितने, जैसे देखेंगे आप कितने तरह से, आपका एक साइड ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है, और इस तीनों साइड को आप कितने तरह से रेशियो में लिख सकते हो, कह सकते हो ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। उसके बाद क्या बोल सकते हो, इसके अलावा कुछ और बोल सकते हो, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, ए बी अपॉन बी सी। ये 3 मुख्य रूप से होती है, और 3 और भी कह सकते हैं, जो कि इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन सी बी। तो ये मेरे टोटल मिलाकर के 6 मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सबसे पहला आता है साइन ऑफ ए, या इसी को आजकल जो है ना लोग इसको बोलते हैं डायरेक्ट साइन, बट इसका एक्चुअल में रीडिंग क्या होता है, साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू जो डेफिनेशन होती है, आप लोग पहले सिंपल याद रखेंगे कि इसको हम लोग सिंबल में लिखेंगे, याद रखेंगे एक सिंबल आप लोग याद रखेंगे, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या करेंगे, पी से डिनोट करेंगे, और बेस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे, और हाइपोटेन्यूज जो होता है इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। एच में हाइट मत समझना आप लोग, हाइपोटेन्यूज होता है। चलिए तो अगर मैं साइन ए की बात करूं तो आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया पी बाई एच, दैट मींस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसकी डेफिनेशन होती है। क्या होती है, डेफिनेशन होता है। अब देखिए आप कहोगे कि ये रिलेशनशिप सही होगा, क्यों, क्योंकि जो एपी अपॉन एच है इस यूनिट लेस है, और साइन ए जो है ये भी आपका क्या है, यूनिट लेस है।
साइन ए का वैल्यू ना हम ले रहे हैं, तो साइन ए का कोई पार्टिकुलर हम लोग वैल्यू जो लेते हैं वो एक वैल्यू को डिटरमाइन करता है। क्या करता है? एक वैल्यू को डिटरमाइन करता है। तो इस केस में जब वो एक वैल्यू को बताती है तो इसका मतलब ये भी यूटिलेस है। थोड़े इसका जैसे साइन 30 का डिग्री आप लोग जैसे कि आगे के टॉपिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो जैसे साइन 30 का वैल्यू लोगे तो आपका 1/2 आता है। क्या यूनिट 1/2 का कोई यूनिट आता है? डिग्री रेडियन कुछ लिखते नहीं लिखते, एंगल के लिए हम लोग लिखते हैं, ना कि उसकी वैल्यू के लिए लिखते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ गया आपका? पी अपॉन एच। अब अगर मैं इस फिगर से डिस्कस करना चाहूं, उसी तरह से आपका दूसरा आता है आपका कॉस ऑफ ए, जिसको हम लोग कॉस ए बोलते हैं। फिर आपका आता है टेन ऑफ ए, जिसको हम लोग बोलते हैं टेन ए, और इसके लिए आपका फॉर्मूला आता है बी बाई एच, और इसके लिए आपका पी बाई बी। इसके बाद साइन का हम लोग रिवर्स लेते हैं, पहले इसका रिवर्स ले लीजिए, सॉरी, टेन का रिवर्स आता है वो आपका कॉट आता है। कॉट ऑफ ए लेते हैं जो कि आपका आता है कॉट ए, और इसको मैं बोलता हूं बी अपॉन पी, और ए फिर कॉस का लेते हैं जिसका आपका आता है सेक ऑफ ए, जिसके लिए आता है आपका फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखना आप लोग, सेक ए, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो ये आपका कॉस को रिवर्स कर देते हैं जो कि आपका एच अपॉन बी आ जाता है। फिर आपका नीचे में मैं डिफाइन करता हूं कोशेक की, नीचे दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है, तो मैं इसके लिए क्या करूं आप लोगों को इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिख दूं कोशेक ऑफ ए, दिख रही है? कोशेक, कोशेक है ये, COCA। चलिए अगर नहीं दिख रही है तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसका यहाँ पे स्पेस कम है, आप लोग यहाँ पे नीचे में लिखना। ये जो मैं यहाँ नीचे लिखूंगा ना, मैं जो यहाँ पे नीचे लिखूंगा, यहाँ पे जो नीचे लिखूंगा, यहाँ पे देखिएगा, रुकिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो और हम लोग को फायदा हो जाएगा। क्या? जैसे सेक ऑफ ए इज इक्वल टू मेरा होता है, सेक ए इज इक्वल टू जो मेरा होता है कॉस का रिवर्स एच अपॉन बी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कोसेक ऑफ ए देखेंगे, जो कि मेरा क्या होगा? कोसेक ए होगा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? आपका एच अपॉन पी आ जाएगा। आगे मेरा एच अपॉन पी, कुल मिलाकर के ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो देखना है इसमें, इसको मिटा ले। ये जो साइन होता है ना, ये इसको हम लोग साइन पढ़ते हैं, इसका पूरा जो होता है ना, ये यहां देखिए, सबसे पहले देखते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, आप लोग को दिख रही होगी यहां तक, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। फिर आपका आता सेकेंड, क्या आता? सेकेंड, और आपका आता कोसेकेंट, कोसेकेंट। तो होता क्या है कि ये आपका पूरा नाम है साइन का, और इसका एब्रिविएशन जो होती है आपका साइन होता है, एब्रिविएशन इसका आपका क्या होता है? कॉस होता है, इसका आपका 10 आ जाती है, और इसका जो आता है आपका कॉट आ जाता है। सिमिलरली सेकेंट का आपका सेक आ जाता है, और कोसेकेंट का आपका कोशेक आ जाता है। तो ये आपका एब्रिविएशन है, आप आराम से इसको इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आप लोगों के साथ ऐसा कर देता है खेल, बट ऐसा कुछ होता ज्यादा नहीं है। चलिए, तो ये आप लोग को मैंने ये भी डिस्कस कर लिया। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पार्टिकुलर एंगल ए के लिए ये चीजें आप लोगों के साथ डिफाइन किया। आप लोग फटाफट लिखते भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग रुके रहेंगे। अब इसको मैं मिटा लूं। अब अगर मैं इसको मिटा लिया तो अब देखिएगा ध्यान से, अब मैंने जो डेफिनेशन बताया कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच, जैसा कि आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच का मतलब हुआ पी आपका परपेंडिकुलर हुआ, एच आपका हाइपोटेन्यूज होता है। और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड व्हाइल परपेंडिकुलर इज डिफाइंड एज द अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं ए की बात किया तो ए मेरा एंगल यहां पे है कि नहीं? यही ना है। अगर मैं इस एंगल ए को लिए तो इसके लिए आपका हाइपोटेन्यूज तो जानते हैं कि फिक्स है, जो कि आपका एसी है, तो इसकी कहानी नीचे आ जाएगी। और उसके बाद बात आती है परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या बोला? अपोजिट साइड ऑफ दैट एक्यूट एंगल। तो आपका एक्यूट एंगल यदि ए है तो ए के आपका अपोजिट साइड कौन है? अपोजिट साइड कौन है? बीसी। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं बीसी। ये आपका आ गया साइन ए का डेफिनेशन के, इसका जो आपका स्ट्रिंगल में जो इसका एक्सपेंशन है वो। फिर हम अगर कॉस ए की बात करूंगा तो कॉस ए बराबर जो होगा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम तो पार्टिकुलरली देख रहे हैं कि सब जगह ए है, सारे जगह एंगल सेम ही है। तो उस केस में क्या होगा? अगर इसके लिए मतलब इस एंगल ए के लिए अगर जो मेरा पी एच हो गया तो मेरा पी कौन हो गया? ए, पर पी ये हो गया और एच आपका ये हो गया, और ऑटोमेटिक मेरा ईडीएस होगा। अब पूरे में मेरा एक ही बात क्या गया पूरे इस डेफिनेशन में, तो इसका मतलब हर चीज में मेरा ये भी ये फिक्स हो गया सब चीज।
ओनली फॉर ए के लिए, ये नहीं कि बी के लिए भी बोलेगा तो मैं लिख दूंगा। ये जो मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इसको एच, इसको बी और इसको पी, ओनली फॉर ए के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया, ना कि हर एक चीज के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो बी अपन एच की अगर मैं बात किया तो बी मेरी कितनी है, ए बी, और एच की अगर मैं बात करूं तो मेरी ए सी। अगर मैं टेन की बात करूं तो पी अपॉन बी, पी मेरी कितनी है, बी सी, अपन बी की अगर मैंने बात किया तो मुझे कितना मिल गया, ए बी। अगर मैं यहाँ पर कॉट ए की बात किया तो बी अपॉन पी, बी मेरी कितना है, ए बी, पी की वैल्यू मेरी कितना है, बी सी। फिर मेरी आती है यहाँ पे थर्ड लाइन सेक की अगर मैं बात करूं तो एच अपॉन बी, एच मेरी कितनी है यहाँ पे, ए सी, तो मैं इसे ए सी लिख दिया। और आपका यहाँ पे बी है, बी मेरी कितनी है, ए बी, इसको ए बी लिख दिया। फिर आपका आता है कौशिक एच अपॉन पी, एच अपॉन पी का मतलब एच आपका ए सी, और आपका पी जो है आपका वो क्या है, बी सी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रायंगल में मैंने आप लोगों के लिए जो डिफाइन किया था वो फॉर एक्यूट एंगल ए के लिए साइन ऑफ है, कॉस ऑफ है, टेन ऑफ है, कॉट ऑफ है, सेक ऑफ है, कोसेक ऑफ है, इन सारे को मैंने उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के फॉर्म में जो भी मेरा एक्सपेंशन है उसको मैंने यहाँ पे लिख रहा था। चलिए, तो आप लोग को मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि साइन कॉस का मतलब होता क्या। तो आप लोग याद कर लेंगे कि साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है, कॉस का आपका बी अपॉन एच होता है, टेन का आपका पी अपॉन बी होता है। अदर थ्री साइड जो होते हैं इसके रिवर्स होते हैं, जिसमें कि साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस का रिवर्स सेक, और आपका कॉट का टेन का रिवर्स कॉट, या कॉट का रिवर्स एक ही बात होता है। तो कोसेक और साइन एक दूसरे का, तो अगर कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा भी सवाल कभी पूछ देता है कि आपको ना ये कहेगा 6 मतलब टोटल को टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करे, तो उस केस में आपको ज्यादा दिमाग मत लगाना है, ऊपर का 3 निकाल करके नीचे वाले 3 को रिवर्स कर डालना है, और आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि साइन का रिवर्स कोसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट होता ही होता है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। चलिए, फिर भी मैं आप लोगों को और भी थोड़ा समझाने के लिए मैं कोशिश के लिए क्या करता हूँ, एक और भी आप लोग को एंगल के लिए मैं डिस्कस कर देना पसंद करता हूँ। देखिएगा, इसको आप लोगों ने लिख दिया होगा। अब देखिए, एक और एंगल के लिए क्या बातें हैं वो मैं क्या बोलना चाह रहा था आप लोगों के साथ, वो देखिए। देखिएगा आप लोग, अगर मैं यही इसी तरह का ट्रायंगल अगर मैंने ले लिया, ये ट्रायंगल, इसको मैंने ए नाम रख दिया, इसका मैंने बी नाम रख दिया, इसका मैंने सी नाम रख दिया, और मैंने आपको बोला कि साइन ऑफ एंगल सी, साइन कॉस ऑफ एंगल सी और टेन ऑफ एंगल सी, सारे मैंने सी लिख दिया। तो इस केस में मेरी जो साइन सी होगी, ये कॉस सी, ये टेन सी, ये कॉट सी, ये आपका सेक सी, ये मेरा कोसेक सी। तो इस केस में साइन सी जो होगी यहाँ पे ये होगी, और जो मेरी होगी इस एंगल के लिए आप जानते हैं कि मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अब जो हम अगर सी की बात करें तो एंगल सी जो मेरे एक्यूट एंगल, इसके अपोजिट साइड मेरी परपेंडिकुलर कहलाती थी, तो मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, आराम से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये मेरी क्या हो जाएगी, बेस आ जाएगी। अब परपेंडिकुलर और बेस आ गया, क्योंकि मैंने बता दिया था कि लॉन्गेस्ट साइड आपको हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रहती है, और उसके बाद अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो जिस एंगल की परपेंडिकुलर की बात किया जाए उसके जस्ट अपोजिट साइड आप लोग ले लेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस भी मुझे मिल गई। तो साइन सी बराबर जो अगर मैं बात किया तो साइन सी इक्वल टू मेरी क्या होती है, आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बताया था, पी अपॉन एच, इसको मैंने बताया था बी अपॉन एच, इसको मैंने बोला था पी अपॉन बी। फिर यहाँ पे कॉट है जिसको मैं बोला था कि पी अपॉन बी अपॉन पी आ जाएगी, यहाँ पे सेक है कि आपका एच अपॉन बी आ जाएगी, और यहाँ पे कोसेक है तो आप इसको बोल सकते हैं एच अपॉन बी। तो कुल मिलाकर कि ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया, और यहाँ पे तो क्लियर है कि मेरा एच है, ये मेरा बी है और ये मेरा पी है, तो आराम से आप इसका नेमिंग करके यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है इन एनी ट्रायंगल एबीसी में उसके डिफरेंट एक्यूट एंगल्स के लिए मैंने डिफाइन कर डाला। चलिए, अगर आप लोगों ने यहाँ तक समझ गए तो मैं अब आप लोगों को अपने टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ। एक इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक ए थ्योरम है, उस चीज को मैं आपको बताकर फिर अपने एग्जांपल्स की तरफ चलूंगा। देखिए, एग्जांपल्स में आप लोगों के साथ किस तरह के क्वेश्चंस किया गया, तो एग्जांपल्स में बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन आप लोगों के साथ करेगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ये सारे फॉर्मूला पकड़ में आने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला ही पकड़ में नहीं रहती है, तो इस केस में उसको थोड़ा ज्यादा समस्याएं होती है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट अब आगे का जो थ्योरम है बहुत ही मजेदार, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस थ्योरम का आप लोग एकदम पकड़ के रखेंगे और बहुत ही जबरदस्त मुझे लगता है इसका। देखिएगा, ये आप लोग लिखेंगे द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल doesn't depend
ऑन लेंथ ऑफ साइड्स। ये जो है ना, ये आपका इफ एंगल टेकन कांस्टेंट, मतलब ये हुआ कि अगर आप एंगल को कांस्टेंट रखते हैं तो उसके साइड को आप कितना भी बड़ा कर दे, कितना भी छोटा कर दे, उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाली। ये बहुत ही अच्छी थ्योरम्स है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा इसको क्या आता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी, रख दिया। अब अगर मैं इसका नाम एबीसी रख दिया, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये सीबी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया और इसका नाम मैंने, और इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ा लिया। क्या क्या, इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लिया, नहीं इसको यहीं तक रखा, और इसका नाम मैंने बी डैश रख दिया और इसको मैंने रख दिया ए डैश, और इसको थोड़ा इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा और भी इसको आगे बढ़ा दिया और इसको भी मैंने यहां तक कर दिया और इसका नाम रख दिया बी डबल डैश और इसका नाम रख दिया ए डबल डैश। फिर मैं इसको ऊपर कर दिया और इसको भी मैं इसको नीचे कर दिया। इसका मैंने रखा है बी ट्रिपल डैश और ये आपका आ गया ए ट्रिपल डैश। तो आप अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं तो ये सारा एंगल आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये आपका एंगल क्या है, एंगल सी। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर मैं बात किया इंटीग्रल एबीसी, एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज कर लेते हैं, आप लोग जो भी कहेंगे उसी को मैं चूज करूंगा। चलिए, अगर आप लोग बोले जो भी कहेंगे, जैसे मैंने मान लिया कि 10 ही ले लिया, या आप कहें तो साइन ले लूं, चलिए साइन ले लेते, क्योंकि 10 में थोड़ा आप लोग को रहेगा इजी भी लग रहा है, साइन ले लेता हूं। तो इंटीग्रल एबीसी, अगर मैं साइन सी की बात किया तो आपका क्या आएगा, आप साइन सी बराबर क्या करो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो इसके लिए ये आ जाएगी, एबीसी की मैंने बात की, और हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है, तो यहाँ पे बोल दोगे ए बी अपॉन ए सी। फिर मैं साइन सी कहूंगा और इधर मेरी क्या रहेगी, ये मेरी ए डैश है ना, और ए डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश है। तो यहाँ पे साइन सी बराबर क्या होगा, इंटीग्रल, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पे साइन सी बराबर क्या बोलोगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी। फिर आप कहोगे इंटीग्रल ए डबल डैश बी डबल डैश सी। तो इस केस में भी अगर आप साइन सी डिफाइन करोगे, नीचे आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही, साइड में लिख लेता हूं। इस केस में भी अगर आप साइन सी डिफाइन करोगे तो यहाँ पे क्या नजर आएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश सी। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब क्या है, तो आप हर जगह साइन सी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, साइन सी। और आप देख रहे हैं कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, जब आपका लेफ्ट साइड सबका सेम है तो राइट साइड भी सेम होना चाहिए। मींस दैट आप यहां से बोल सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल, सॉरी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश सी। तो कुल मिलाकर के यहां से हम लोग को क्या रिजल्ट मिल रही है कि ये जो एंगल है ना, लेंथ ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया टुवर्ड्स देयर गिवन डायरेक्शन। सिमिलर में मैंने सीबी को भी एक्सटेंड कर दिया। तो मैं यहां पे एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ साइड। ये फुल्ली डिपेंड करती है आपका किस चीज पे, तो ये डिपेंड करती है एंगल पे। किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है कि मेजर ऑफ एंगल कितना है। क्योंकि अगर मैं 60 डिग्री इतना छोटा बनाऊं या आप 60 डिग्री इतना बड़ा बना लो तो बात तो बराबर ही पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे उस एंगल का निकालना है साइन, ना कि उस रेशियो। वो तो रेशियो तो मैं लूंगा तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगी बाद में, ठीक। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक। उसको मैनेज करते हुए अगर एंगल को कांस्टेंट रखते हो, तो अगर आप एंगल को कांस्टेंट रखते हो और इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ऑटोमेटिक है कि ये भी आपका एक प्रॉपर मैनर में, आपका प्रॉपर वे में ये भी एक्सटेंड करेगी। और अगर आप इस चीज को एक बार गौर से देख लोगे, जाकर ज्योमेट्री से थोड़ा सा इसको आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट करोगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि आपका ट्रिंगल एबीसी जो है ट्रिंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है। और इस केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियो होते सिमिलर ट्रिंगल्स के वो सेम होते, मींस दैट ट्रिंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रिंगल ए डैश बी डैश सी। सो वी कैन से दैट AB अपॉन A डैश B डैश, BC अपॉन B डैश C, AC अपॉन A डैश C, ये तीनों का तीनों सेम होगा भाई। उस
मतलब उस थ्योरम से भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, सिमिलरिटी के हेल्प से भी। तो कुल मिलाकर के मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए होती क्या, क्वेश्चन से बच्चे बना लेते हैं। क्वेश्चन देखना कि आप लोग जो क्लास 6-7 में मतलब जो कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह का आपका क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, बात आती है प्रूफ करने वाले कुछ, तो वो प्रूफ करने वाले आपको कुछ है नहीं, वो आपको इसलिए दे दिया गया ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में सेट कर जाए, फॉर्मूला आपका सेट करे दिमाग में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मूला बैठ जाए दिमाग में, और आपका जो ये फॉर्मूले के अदर दिन जो टॉपिक्स हैं, मतलब जितने भी फॉर्मूले अलजेब्रा के, ये सारे आपका रिमाइंड हो जाए, रिकॉल हो जाए आपके दिमाग में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से एक बार उसको एक प्रूफ वाले अलग टॉपिक में पढ़ते, जो कि आपका इसके बाद का एक्सरसाइज जो आता है उसमें हम उसको इंडिविजुअली एक एक्सरसाइज के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। फिर आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि छोटा सा, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, वो भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया हुआ। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपका जो ये टॉपिक्स है, ये कंसेप्ट जो है आप लोगों ने समझ ली होगी, बहुत ही तगड़ी कंसेप्ट है। चलिए, तो मैं चलता हूं अब आपके एग्जांपल्स की तरफ। देखिए आप लोग के एग्जांपल्स में कैसा क्वेश्चन से आएगा। क्वेश्चंस में तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आधा घंटा का भी क्लास नहीं होगा, मुश्किल से खत्म हो जाएंगे आधा घंटा में एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बशर्ते कि थोड़ा आप लोग अपनी स्पीड को बनाए रखिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है गिवन ए 10a = 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ एग्जांपल का 1 है, 10a = 4/3। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो यहाँ पे कहता है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, तो आपका टोटल 6 होता है, 6 में एक दिया हुआ था, कितने बचे, 5 बचे, और 5 जब बचा ही तो मेरा एक तो ये 4/3 हो ही गया, एक आपका 4/3 हो गया, तो 5 ही ना बचा, तो 5 निकाल देना आराम से। अब बात आता है निकालने का प्रोसीजर। निकालने के प्रोसीजर में क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि अगर आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है तो उसका पूछने का मतलब क्या है, 10a दिया हुआ तो साइन है, ए पूछ रहा है, साइन ए, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टेन ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, ये सारी चीजें मुझसे पूछ रहा है, ना कि साइन ऑफ बी पूछ रहा है, साइन ऑफ सी पूछ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पहले से यूज किया हुआ है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी परपेंडिकुलर और बेस यही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप चाहे तो फिगर को स्केच भी कर सकते हैं, या विदाउट स्केचिंग फिगर भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन फिगर को स्केचिंग करने से क्या होता है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा अच्छी पकड़ोगे, मतलब क्वेश्चन पे अच्छे पकड़ोगे, बनाने की हैबिट हो जाएगी ना फिगर से, तो आपको बहुत फायदा करेगी आगे की क्लास में। मतलब आगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक को और बेहतर ढंग से अप्लाई करना चाहोगे तो बहुत अच्छा होगा, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आप उसको मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। तो आप चाहो तो क्वेश्चंस का फिगर बना सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल सा कोई ट्रिंगल ले लो और आप ऐसा करो कि आपका साइन ए बराबर tan ए बराबर 4/3 है ना, 4/3 है, तो आप ए को एक्यूट एंगल ले लो और बी को आप 90 डिग्री ले लो, सी को आप इसी तरह से छोड़ दो। अब यहाँ पे ये अगर इसको ले लिया आपने, तो आपको क्या ऐसा ऐसे पहले एक सवाल में यह है कि इसने बोला कि tan a = 4/3, tan a = 4/3। तो 4/3 आप tan a बराबर क्या फॉर्मूला जानते हो, आप ऑलरेडी जानते हो कि tan a बराबर मेरा b/b होता है, जो कि p बराबर मेरा होता है परपेंडिकुलर, b बराबर बेस। तो इसका मतलब जब tan बराबर मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बराबर 4, बेस बराबर 3। बट बहुत सारे टीचर लिखते हैं परपेंडिकुलर बराबर 4 और बेस बराबर 3, बट ये गलत है, ये जो है आपका गलत है, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा आपका 4 को होगा, सो यहाँ पे बोल सकते हैं p बराबर 4 के एंड b बराबर आपका 3 के। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आपका बताया था अभी तुरंत जो मैंने थ्योरम बताया उसी का यहाँ पे जबरदस्त यूज हो रहा है, उसको मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं, p बराबर 4 और b बराबर 3। अगर इस तरह से आप लोग नहीं समझते तो एक और भी लॉजिक में बता रहा हूं कि अगर 4/3 = आपका p/b हो गया, 2 सिंबल हो गया, तो इस केस में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4b = 3p, और अगर 4b बराबर 3p आ गया, सो आप 3p - 4b बराबर क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। तो अगर 3p - 4b बराबर 0 आ गया, तो यहां से क्या मिल गया मुझे, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, मतलब एक आप सॉल्यूशन कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, एटलीस्ट 2 मतलब 2 इक्वेशन चाहिए आपको, 2 इक्वेशन चाहिए, जबकि आपको एक ही इक्वेशन दिया हुआ। एक इक्वेशन का जो मतलब 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का जो एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे आप p बराबर 4 और b बराबर 3 कैसे ले सकते हैं। हाँ, वन ऑफ द स्पेशल केस ये पॉसिबल हो सकता है, वन ऑफ द स्पेशल केस पॉसिबल हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये सही है कि आपका बनाया हुआ क्वेश्चन को गलत नहीं किए जाएंगे और ना ही आपका
कहीं कोई गलत होगा, मतलब कि मार्क्स भी नहीं काटा जाएगा अगर p बराबर 4 और b बराबर 3, क्योंकि आपका आंसर सारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी राय माने आप करेक्ट वे क्वेश्चन के सही तरीका से क्वेश्चन बनाए, ये ना कि आप p बराबर 4 और b बराबर 3। आप कंपटीशन में नहीं बैठे हुए कि p बराबर, कंपटीशन में चलेगा, लेकिन कंपटीशन भी आप उतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि ऐसा जानबूझ के आपको देगा कि p बराबर 4 और b बराबर 3 चूज करेंगे। इसलिए मेरी राय लीजिए तो आप p बराबर 4 के b बराबर 3 के लिखना सीखिए। अब ये कैसे लिखते हैं तो ये भी मैं आपको समझा सकता हूँ। चलिए इसको भी मैं समझा देता हूँ कि 4 के तरीके कैसे आएगा। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लूं तो देख लेना, आपको 4/3 बराबर अगर p/b दिया हुआ है तो इसको अगर आप ऐसा करो कि b/3 इज इक्वल टू p/4 कर सकता हूँ। इस 4 को यहाँ रख दिया और इस b को यहाँ रख दिया। अब देखिए दोनों रेशियो है और दोनों रेशियो सेम है, तो इस केस में इसको अगर कांस्टेंट मान लिया कि तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो b बराबर कितना आ गया, 3 के आ गया, p बराबर 4 के आ गया। चलिए मैं इसलिए डायरेक्ट मान लेता हूँ। अगर आपको ये चीजें मिल गई तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं, जिसको मैं h बोलता हूँ। और हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और मैं अगर p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर की बात किया तो p का स्क्वायर आपका 4k का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरी आ जाएगा 25k का स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा 5k। अब यहाँ पे कहोगे कि सर आपने प्लस माइनस 5 क्यों लिखा, ये लेंथ ऑफ साइड है। यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ साइड है और लेंथ ऑफ साइड इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने इसको 5 के लिखा है। चलिए तो यहाँ से कुल मिलाकर मुझे p निकल गया, b निकल गया और आपका क्या निकल गया, h निकल गया। और आप लोग अगर चाहो तो लिख सकते हो, p को पूरा लिख लेना परपेंडिकुलर, b को बेस, h को हाइपोटेन्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिए तो मैं अब चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के। चलिए अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करा तो देखना सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, देखना आप लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला a के लिए, क्योंकि मुझे चेंज तो करना नहीं है तो मैं इसको लिख दूंगा आराम से। आपका जो ए बी है आपका, सॉरी सबसे पहले मैं लेता हूँ ए के लिए, मुझे बात किया ए, तो यहाँ से तो क्लियर है ना कि p मैंने परपेंडिकुलर जो आपका 4k b बराबर 3k, तो एंगल ए के लिए जो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए दैट मींस BC, दैट विल बी आपका क्या हो जाएगा 4k और आपका ये जो आपका AB होगा वो मेरा बेस होगा जो कि B होगा, ये मेरा 3k और सिमिलरली आपका जो AC होगा, ठीक, ये जो आपका AC है वो आपका क्या है, AC जो आपका हो गया वो आपने निकाल के रखा है 5k। अब जो रिमेन साइड आ जाती है आपका, अगर 10 निकाल ले, जो हम लोग सबसे फटाफट साइन निकालते हैं, साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग पीरियड में आप लोग कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा लिखे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है उसमें अगर फॉर्मूला स्पेशल रूप में आप रट लो जिस दिन शुरू कर दिए तो समझ लीजिए आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं रहने वाला। फॉर्मूला को जो याद करने का एक ही आपका तरीका है वो है बाय प्रैक्टिस। क्वेश्चंस को बनाए, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को कम से कम 10-20 क्वेश्चंस को बनाए और फॉर्मूला को बार बार लिखे, तो फिर अलग से उसको इस टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई स्टूडेंट जो होते हैं आपका रट की याद करते हैं लेकिन वो भूल जा भी जाते हैं। चलिए तो आपका साइन बराबर आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जैसा कि आपका परपेंडिकुलर विजिबल है 4k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका 5k, k कैंसिल हो गया 4/5। यही वजह है कि बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 4/5 लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि k तो बाद में जाएगा ही, इसलिए लोग तो अभी के समय में शॉर्टकट जा रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट का क्या परेशानी होती है उसको नहीं मालूम है। चलिए तो साइन हो गई, साइन बराबर मैं फिर निकाल लूंगा कॉस से, कॉस से के बाद आपका क्या आ जाएगा b/h जो कि आपका आता है 3k/5k, दैट विल बी 3/5। ये आपका साइन cos 10 हो गया। फिर मैं cot a की बात किया तो cot a बराबर आपका क्या होता है b/p होता है, और अगर b/p होता है तो इसको बोल सकते हो 3k/4k, दैट विल बी 3/4 होता है। फिर मैं अगर बात किया सेक ए का, मैंने बात किया, अगर आप थोड़ा सा सीख लेते हैं, शुरू में फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपके दिमाग में याद रहे, ठीक। अगर मैं सेकी की फॉर्मूला की बात करूं तो h अपन मेरा क्या हो जाता है b होता है, और अगर आपका h की वैल्यू की मैं बात किया तो आपका 5k और b की वैल्यू की मैंने अगर बात किया तो आपका 3k, दैट विल बी 5/3। अगर आप गौर करें तो मैंने आपको कुछ एक चीज बताया था, क्या चीज बताया था कि cos का रिवर्स सेक होता है, देखते हैं 3/5 तो 5/3। तो विदाउट लिखे सर आपको बताऊंगा मैं आगे की क्लास में सारा चीज होगा, बट अभी आपको सिखा रहा हूँ एकदम बेसिक से। तो cos से बराबर अगर 3/5 तो डायरेक्ट सेक को लिख सकते हो 5/3। फिर आपका आता है sin बराबर 4/5, तो आप आराम से cos के भी लिख सकते हो, तो जगह तो यहाँ पे कम है, दिख रही है आप लोगों को कहीं पे, स्पेशली मैं यहाँ पे लिख लूं, इसको लिखना मैं यहाँ पे कोशेक ए की अगर मैंने बात किया कोशेक ऑफ ए, तो कोशेक ऑफ ए जो हो गया आपका क्या हो जाएगा
एच अपॉन पी होगा और एच आपका 5 के डिवाइडेड बाय पी आपका 4 के, दैट विल बी 5/4। तो आप देख लीजिए कोसेक ए जो है आपका साइन ए के रिवर्स है कि नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4/5 तो 5/4। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर दिया। तो यही मेरी प्रोसीजर है बनाने का। अब देखिए इसी में आपके मानकर भी बनाओगे तो भी आंसर मिलेगा, नहीं मान करके भी बनाओगे तो भी आंसर मिलेगा। बट इन एक्चुअल में आप लोग को जनरल में से पूछता है क्वेश्चन, ना कि स्पेशल में। अगर आप उसको 3 और 4 लेकर चलोगे तो वो एक स्पेशल प्रॉब्लम बन जाएगा, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा 3 यूनिट और 4 यूनिट, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हाँ ऐसा कर देना कि एक ट्रिंगल एबीसी दे दे, देखिए उस केस में आप ये नहीं मान सकते हो। अगर आपको ट्रिंगल एबीसी दे देगा और कहेगा एबी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, उसके बाद बनाओ, तो आपकी मत मानिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी मानने का। एकदम सही है, आप करेक्ट बना रहे हो। के मानते हो तो फिर उस टाइम में आप गलत कर रहे हो, क्योंकि के बराबर 1 के लिए ये पॉसिबल होगा, लेकिन के इज ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर एबी का लेंथ चेंज कर जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली केवल क्वेश्चन में दे दिया जाए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने को बोला जाए, तो उस केस में आपको के मानना नेसेसरी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो है जितना डिटेल हो सकता है क्वेश्चंस को बताओ थोड़ा डिटेल में। मे भी आप लोगों को लगता होगा कि इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट मैं वैसा कुछ करके नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल मेथड से क्वेश्चंस को आप लोग बस मैं ये चाहता हूँ कि कंसेप्ट हो, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स क्या है उसके बारे में आप अच्छे से सीखें। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं मैं, देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आप लोगों से कि गिवन एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट sin b बराबर sin q। तो यहाँ पे बोल दिया इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट sin b बराबर sin q देन प्रूव दैट एंगल b बराबर एंगल q। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि आपका कहता है b और q दो एक्यूट एंगल है और इसमें sin b बराबर sin q कर दिया। तो चलो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन में फिगर वगैरह दिया नहीं है मेरे पास, सिंपल बात है। यहाँ पे बोला कि एक एंगल बी है, ठीक, आप तो ये जैसे कि सवाल में है कि sin b इज इक्वल टू sin q, तो आप तो ऐसे भी बोल दोगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी वी कैन से दैट एंगल b बराबर एंगल q, ये तो क्लियर होगा। बट यहाँ पे ज्योमेट्रिकली आपको समझाना पसंद करता है, इसलिए इस चीज को मत लिखिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपकी बातों को कि इक्वालिटी का डेफिनेशन ही यही होती है कि अगर आपका ये पोर्शन कंप्लीटली रूप से इधर वाले की पोर्शन की इक्वल होगा तभी मैं बोल सकता हूं। बट ये जो है ना आपका प्रोसेस यहाँ पे बनाने को नहीं बोला है, वो अगर एंगल्स की बात किया इंडिविजुअली आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम कर दिया, तो उस केस में उसका कुछ कहने का मतलब हो, वो कुछ आपको सिखाना चाहता है न्यू टॉपिक, किसी अदर टॉपिक से वो कोरिलेट करना चाहता है। तो इस पॉइंट पे आप लोग समझना सीखे कि वो क्या आपसे सवाल एराइज कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि फॉर टू एक्यूट एंगल्स, दो अलग अलग एक्यूट एंगल्स के लिए sin b बराबर sin q दिया हुआ है, देन प्रूव दैट एंगल b इज इक्वल टू एंगल q। तो आप सबसे पहले क्या करोगे मालूम है, आप उस एंगल b को मानते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे। इसको मैंने एंगल b मान लिया और इसको आपने a और इसको c मान लिया, और एक आप अलग ट्रायंगल फिर फॉर्म करोगे जिसका आप नाम दोगे PQR, और आप इस एंगल को मान लोगे, ये मान लिया। अब इस एंगल को आप 90 डिग्री मान लिया और इस एंगल को भी 90 डिग्री। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट sin b बराबर sin q। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्यान से देखेंगे गिवन दैट sin b इज इक्वल टू sin q, क्या है sin b इज इक्वल टू sin q। मैंने क्या किया सबसे पहले उस दो एंगल्स के लिए मैं दो ट्रायंगल को फॉर्म कर लिया, और यहाँ पे दिया हुआ कि sin b इज इक्वल टू sin q। जब sin b इज इक्वल टू sin q दिया हुआ है तो अब मैं इसको थोड़ा सा राइट करता हूं, देखो sin b मींस दैट फॉर एंगल b, ठीक। अच्छा इसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा लैंग्वेज भी ऊपर में लिख लेंगे, हो सकता है आपकी बुक में फिगर बनाया हो, लेकिन मैंने मतलब फिगर नहीं लिखा, मैंने केवल क्वेश्चन लिखा। यहाँ पे अगर फिगर नहीं दिया हो तो आप लोग लिखेंगे लेट we draw two triangles ABC and PQR taking angle C is equal to 90 degree and angle R is equal to 90 degree, angle C is equal to 90 degree, angle R is equal to 90 degree। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। एंड रिमेन्स एंगल एक्यूट, एंड रिमेन्स एंगल बी एक्यूट। तो मैंने क्या किया कि
लेते हुए और एंगल सी और एंगल आर को मैं 90 डिग्री लेते हुए दो ट्रेंगल को ड्रॉ कर दिया। तो ये दो ट्रेंगल ड्रॉ कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात किया तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, और यहां से साइन बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से आप लोग लिखेंगे, साइन बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन बी को बोल सकता हूँ साइन बी बराबर एसी अपन बीसी, तो इसको लिख सकता हूँ एसी अपन बीसी, सॉरी एसी अपन बीसी कर रहा हूँ, एसी अपन ए बी इज इक्वल टू, अगर मैं साइन क्यू की बात किया तो साइन क्यू बराबर क्या बोलूंगा, पी आर अपन पी क्यू, ये आ जाएगी। अगर ऐसा ये सही है तो अगर आप मैं यहाँ पे एक चीज करूं, ध्यान से देखना आप लोग, तो क्या होगा, ये एसी अपन ए बी हो गया, ये आपका पी आर अपन पी क्यू गया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ए बी अपन एसी, रिवर्स कर दिया ए बी अपन एसी, क्या कर दिया ए बी अपन एसी, अगर ए बी अपन एसी कर दिया और इसको मैं कर दिया पी क्यू अपन पी आर, क्या कर दिया पी क्यू अपन पी आर, ये कर दिया। तो आप यहां से मुझे क्या बता सकते हो कि आराम से बोल सकते हो कि देखिए ए बी अपन एसी हो गया, मेरा पी क्यू अपन पी आर आ गया, ये आ गया। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, अब जो है, अब मैं इस चीज को आइदर एक फॉर्मूले के रूप में यूज करूंगा, देखना आप लोग, इस ए बी अपन एसी को, ए बी अपन एसी को, ये जो आपका है ना, ये ए बी अपन एसी, इसी चीज को आप इस ट्रिंगल में अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ए बी अपन एसी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ पी, तो यहां पे मैंने क्या किया कि एसी अपन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपन क्यू आर हुआ, एसी अपन पी आर यहाँ पे मैंने कर दिया, पी आर को यहाँ कर दिया, फिर ए बी अपन पी क्यू कर दिया, इसको के मैंने मान लिया, तो एसी बराबर मुझे के इंटू पी आर मिल गया और ए बी बराबर के इंटू पी क्यू मिल गया। अब क्या है, यहाँ पे ये चीज मिल गया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये चीज निकालने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि बीसी अपन क्यू आर निकालने का पसंद करता हूँ। इससे क्या होगा देखना, अगर मैं एसी अपन पी आर लिया, एसी अपन पी आर लिया, ए बी अपन पी क्यू लिया और बीसी अपन क्यू आर लिया, तो ये जो है ना, हमको एंगल सेम करना है, और एंगल सेम करने का जो तरीका होता है वो दो ही तरीका से होता है। एक तो आपका आता है कॉन्ग्रुएंसी से और दूसरी सिमिलरिटी से। जैसा कि क्वेश्चन से क्लियर है, कॉन्ग्रुएंसी का दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली रूप से सिमिलरिटी का यूज होगा, क्योंकि दो साइड का रेशियो ना वो आपको ऑलरेडी सेम दे चुका है। और एसी अपन पी आर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं पहले ही। अब मैं यहाँ पे करूं तो बीसी अपन क्यू आर, बीसी बराबर जो मुझे दिया हुआ वो क्या होगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर, यहां तक में क्लियर, डिवाइडेड बाय, अगर मैं क्यू आर की बात किया तो यहां से मैं बोल सकता हूं अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। ए बी का अगर मैं बात किया तो के इंटू पी क्यू आ गया, इसको लिख सकता हूँ के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस एसी की अगर बात किया तो के इंटू पी आर का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ के का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अगर मैं ऊपर में से के को कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगी के, और आपका रिमेस्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, क्योंकि बच जाएगा रूट अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से वो कैंसिल होगा। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि बीसी अपन क्यू आर भी क्या हो गया, सेम हो गया, कितना आ गया के, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि एसी अपन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू से, तो इसका मतलब इसको अगर मैं मिटा लूं क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस पार्ट को देखना आप लोग, ऊपर से भी मिटा लेते हैं। अब जो है आपका कह सकते हैं यहां से क्लियरली ए बी एसी अपन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपन क्यू आर। सो बाय ए इज सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रिंगल ABC is similar to ट्रिंगल PQR, और जब दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो जाता है, सॉरी ये लिखा गया ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों साइड का रेशियो सेम है, तो ये नहीं ना ऐसा ऐसे होगा। सो ट्रिंगल ABC is similar to ट्रिंगल PQR, अगर ट्रिंगल ABC PQR के सिमिलर हो गया तो आप आराम से बोल सकते हो कि आपका ईच एंड एवरी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आल्सो विल बी सेम, और अगर ये भी सेम होगी तो आपका सवाल था साइन बी बराबर साइन क्यू था, क्या था एक बार देख लेते, साइन बी बराबर साइन क्यू था, सो एंगल बी बराबर एंगल। तो इस क्वेश्चन में आपका मकसद ये था कि आप ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से समझिए, उसके बीच की रिलेशनशिप को समझने का कोशिश कीजिए, और लास्ट में जो मैंने आप लोगों को थ्योरम्स बताया था उसकी समझदारी को डेवलप कीजिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है
वो चीज सीखिए, ठीक, ना कि आप डायरेक्ट उसको इक्वेट कर दीजिए, ठीक। ये चीज था मेरे इस क्वेश्चन में। और इसके अलावा वरना तो आपका डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी की हेल्प से भी डायरेक्ट बना सकते थे इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं था, आपको जो लर्निंग करना था वो चीज दिख रही है। अब जो आपका आता है कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं एक बार। 3 नंबर क्वेश्चन में जो आप लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ, ध्यान से आप देखिए, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी। तो एसीबी है ना, तो मैं एक ट्रायंगल बना लिया और सी पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया और इसका नाम एसीबी दे दिया। और उसके बाद बोला राइट एंगल एट सी इन व्हेन AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। तो AB गिवन दैट लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। और फिर जाकर के आपके दिया हुआ है ना, इसके बाद BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो BC बराबर आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आपका सवाल में जो है एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, इस एंगल को माना है थीटा, ठीक। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। फिर नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो मेरी टारगेट है कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में आपको AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर एग्जैक्टली दिया हुआ है, तो मैं AB को 29 लिख लूं, BC को 21, और यहाँ के मानने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप AC को पहले इवैल्यूएट कर लेंगे और AC बराबर आप आराम से बोलोगे कि अंदर रूट AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर का मतलब हुआ अंदर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है कितना, अंदर रूट 961 और माइनस इसका हो जाता है कितना 961 ना, तो 29 784, हाँ यही होगा। और इसका ये आप 21 का स्क्वायर कितना 441, और ये आपका मिल गया 961 0। एक मिनट में 29 का फिर से देख लेता हूँ थोड़ा सा। सॉरी 841 दिया हुआ, ये आपका कितना गया 400, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। और अगर आपको 20 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपको निकालना है cos थीटा sin थीटा। तो cos थीटा बराबर आप क्या फॉर्मूला जानते हो, आराम से बता सकते हो B/H होता है, और आप जानते हैं कि थीटा के लिए इस एंगल के लिए मेरा ये साइड अपोजिट है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आराम से। अच्छा ये एक साइड जो आपने निकाला उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, अच्छा रहेगा। अब यहाँ से बात किया cos थीटा, तो cos थीटा बराबर B गुना हैं, यहाँ पे पहले तो H हम लोग फिक्स कर लेते हैं 29, बात आती है B का वैल्यू निकालने का। तो B की बात आती है क्या होता है थीटा के अपोजिट साइड को छोड़ करके, ये तो फिक्स है नहीं होगा। अब इसका अपोजिट साइड अगर मैं बात किया, ठीक, इसका अपोजिट इस थीटा का अपोजिट साइड ये हो गया, तो आपको परपेंडिकुलर तो बेस यही होगा, तो 21 आ गया। फिर आप अगर लेते हैं नेक्स्ट sin थीटा, तो sin थीटा बराबर आपका क्या आता है, अगर आप sin थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, और परपेंडिकुलर की बात की तो 20 और हाइपोटेन्यूज की बात की तो 29। अब यहाँ पे सवाल है पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सम ऑफ द cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 21/29 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ 20/29 का होल स्क्वायर। अगर इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपको 841/841 बराबर 1 आ जाएगा। तो पहला कहानी खत्म हो गया। फिर आपको सवाल में ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है कि आप ये बताएंगे, क्या बताएंगे, पहला कहानी खत्म हो गई। दूसरा अगर आप निकालते हैं, चलिए ये आपका पहला हो गया, मैं दूसरा बनाऊं इसको मिटा करके, देखना यहीं पर मैं दूसरा भी बना देता हूँ, बीच में केवल माइनस लगाना, तो आपका दूसरा हो जाएगा। अगर बीच में माइनस लगा होता है क्या मिलेगा, 21 का इसको 441 से माइनस 400 दैट विल 41 डिवाइडेड बाय आपको क्या होगा 29 का स्क्वायर 841। ये आपका कहानी खत्म हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सरसाइज का जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन QR हुआ। AC अपॉन PR यहाँ पे मैंने कर दिया, PR को यहाँ कर दिया, फिर AB अपॉन PQ कर दिया, इसको K मैंने मान लिया। तो AC बराबर मुझे K इंटू PR मिल गया और AB बराबर K इंटू PQ मिल गया। अब क्या है, यहाँ पे ये चीज मिल गया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये चीज निकालने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि BC अपॉन QR निकालने का पसंद करता हूँ। इससे क्या होगा देखना, अगर मैं AC अपॉन PR लिया, AC अपॉन PR लिया,
ए बी अपन पी क्यू लिया और बी सी अपन क्यू आर लिया। तो ये जो है ना हमको एंगल सेम करना है, और एंगल सेम करने का जो तरीका होता है वो दो ही तरीका से होता है। एक तो आपका आता है कॉन्ग्रुएंसी से और दूसरी सिमिलरिटी से। जैसा कि क्वेश्चन से क्लियर है, कॉन्ग्रुएंसी का दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली रूप से सिमिलरिटी का यूज होगा, क्योंकि दो साइड का रेशियो ना वो आपको ऑलरेडी सेम दे चुका है। और एसी अपॉन पी आर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं पहले ही। अब मैं यहाँ पे करूं तो बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी बराबर जो मुझे दिया हुआ वो क्या होगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। यहां तक में क्लियर। डिवाइडेड बाय, अगर मैं क्यू आर की बात किया तो यहां से मैं बोल सकता हूं अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ए बी का अगर मैं बात किया तो के इंटू पी क्यू आ गया, इसको लिख सकता हूँ के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की अगर बात किया तो के इंटू पी आर का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ के का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अगर मैं ऊपर में से के को कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगी के, और आपका रिमेस्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, क्योंकि बच जाएगा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से वो कैंसिल होगा। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि बीसी अपॉन क्यू आर भी क्या हो गया, सेम हो गया। कितना आ गया के, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि एसी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू से। तो इसका मतलब इसको अगर मैं मिटा लूं क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस पार्ट को देखना आप लोग ऊपर से भी मिटा लेते हैं। अब जो है आपका कह सकते हैं यहां से क्लियरली ए बी एसी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो बाय ए इज सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रिंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रिंगल PQR। और जब दोनों ट्रिंगल सिमिलर हो जाता है, सॉरी ये लिखा गया ऐसे ऐसे तीनों साइड का रेशियो सेम है, तो ये नहीं ना ऐसा ऐसे होगा। सो ट्रिंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रिंगल PQR। अगर ट्रिंगल ABC PQR के सिमिलर हो गया तो आप आराम से बोल सकते हो कि आपका ईच एंड एवरी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आल्सो विल बी सेम। और अगर ये भी सेम होगी तो आपका सवाल था साइन बी बराबर साइन क्यू था, क्या था एक बार देख लेते, साइन बी बराबर साइन क्यू था। सो एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो इस क्वेश्चन में आपका मकसद ये था कि आप ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से समझिए, उसके बीच की रिलेशनशिप को समझने का कोशिश कीजिए, और लास्ट में जो मैंने आप लोगों को थ्योरम्स बताया था उसकी समझदारी को डेवलप कीजिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज सीखिए, ना कि आप डायरेक्ट उसको इक्वेट कर दीजिए। ये चीज था मेरी इस क्वेश्चन में। और इसके अलावा वरना तो आपका डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी की हेल्प से भी डायरेक्ट बना सकते थे इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं था, आपको जो लर्निंग करना था वो चीज दिख रही है। अब जो आपका आता है कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं एक बार। 3 नंबर क्वेश्चन में जो आप लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ, ध्यान से आप लोग देखिए, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी। तो एसीबी है ना, तो मैं एक ट्रायंगल बना लिया और सी पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया और इसका नाम एसीबी दे दिया, और उसके बाद बोल रहा राइट एंगल एट सी इन व्हेन AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। तो AB गिवन दैट लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। और फिर जाकर के आपके दिया हुआ है ना, इसके बाद BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो BC बराबर आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आपका सवाल में जो है एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, इस एंगल को माना है थीटा, तो हम लोग लिख लेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। फिर नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो मेरी टारगेट है कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में आपको AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर एग्जैक्टली दिया हुआ है, तो मैं AB को 29 लिख लूं, BC को 21, और यहाँ के मानने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप AC को पहले इवैल्यूएट कर लेंगे, और AC बराबर आप आराम से बोलोगे कि अंदर रूट AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर का मतलब हुआ अंदर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है कितना, अंदर रूट 961 माइनस इसका हो जाता है कितना 961 तो 29,
784, हाँ यही हुआ। और इसका ये आप 21 का स्क्वायर कितना 441, और ये आपका मिल गया 961 1 मिनट में 29 का फिर से देख लेता हूँ थोड़ा सा। सौ 841 दिया हुआ। ये आपका कितना आ गया 400, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। और अगर आपको 20 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको निकालना है cos थीटा sin थीटा। तो cos थीटा बराबर आप क्या फॉर्मूला जानते हो, आराम से बता सकते हो, b/h होता है। और आप जानते हैं कि थीटा के लिए एंगल के लिए मेरा ये साइड अपोजिट है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आराम से। अच्छा ये एक साइड जो आपने निकाला उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, अच्छा रहेगा। अब यहाँ से बात किया cos थीटा, तो cos थीटा बराबर b गुना से यहाँ पे पहले तो h हम लोग फिक्स कर लेते हैं 29, बात आती है v का वैल्यू निकालने का। तो v की बात आती है क्या होता है थीटा के अपोजिट साइड को छोड़ करके, ये तो फिक्स है नहीं होगा। अब इसका अपोजिट साइड अगर मैं बात किया, ठीक इसका अपोजिट इस थीटा का अपोजिट साइड ये हो गया, तो ये आपको परपेंडिकुलर तो बेस तो यही होगा, तो 21 आ गया। फिर आप अगर लेते हैं नेक्स्ट sin थीटा, तो sin थीटा बराबर आपका क्या आता है, अगर आप sin थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, और परपेंडिकुलर की बात की तो 20 और हाइपोटेन्यूज की बात की तो 29। अब यहाँ पे सवाल है पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सम ऑफ द cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 21/29 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ 20/29 का होल स्क्वायर। अगर इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपको 841/841 बराबर 1 आ जाएगा। तो पहला कहानी खत्म हो गया। फिर आपको सवाल में ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है कि आप ये बताएंगे, क्या बताएंगे, पहला कहानी खत्म हो गई। दूसरा अगर आप निकालते हैं, चलिए ये आपका पहला हो गया, मैं दूसरा बनाऊं इसको मिटा करके, देखना यहीं पर मैं दूसरा भी बना देता हूँ, बीच में केवल माइनस लगाना, तो आपका दूसरा हो जाएगा। अगर बीच में माइनस लगा होता है क्या मिलेगा, 21 का इसको 441 से माइनस 400 दैट विल 41 डिवाइडेड बाय आपको क्या होगा 29 का स्क्वायर 841। कहानी खत्म हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सरसाइज का जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। हाँ तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन कर लिया था, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोगों का क्या है, इसके में डाले तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक प्रूफ करने वाली छोटी बातें दिया हुआ। इसमें बोल रहा है आप लोगों को कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डायड बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 4। एक बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी एंगल जो है वो आपका राइट एंगल है, तो डेफिनेटली अदर टू एंगल्स क्या होगा, एक्यूट एंगल्स होगा। फिर आपको इसमें और सवाल बोल रहा है इफ tan A is equal to 1, तो आपका A यहाँ पे है ना। चलिए अगर आप कहें तो A को नीचे कर दे तो बेहतर लगेगा, आप लोग को थोड़ा सुविधा भी होगा, बट कोई जरूरत नहीं है, ऊपर में भी रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, गिवन दैट लिख सकते हैं आराम से, tan A is equal to 1। अब फिर सवाल आ रही है कि tan A is equal to 1, then verify that 2 into sin A into cos A is equal to 1। तो मुझे वेरीफाई क्या करनी है, देन वी हैव टू वेरीफाई दैट, वी हैव टू वेरीफाई दैट 2 sin A into cos A is equal to 1। देखिए बहुत सारे टीचर्स करते क्या है कि देखिए आप लोग को ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, तो आप लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा। तो आप लोग का ये अगर फर्स्ट एक्सरसाइज है तो अकॉर्डिंग जस्ट लाइक फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी सोचनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स होते क्या है कि इसको मतलब क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मूला लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाया है जिसमें आप सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, साइंस से कॉस से रिलेटेड, अदरवाइज कुछ नहीं जानते हैं। चलिए तो जैसा कि क्वेश्चन से स्पष्ट है, ध्यान रखना लोग ना, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है tan A is equal to 1, tan A is equal to 1 बोला है, तो आप tan A को क्या लिख सकते हो, आराम से बोल सकते हो ना p/b is equal to 1/1, ऐसा लिख सकते हो। दैट इंप्लाइज दैट, यहां से बोल सकते हैं p/1 is equal to b/1 is equal to क्या
सो मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर के और बेस भी क्या हो जाएगा मेरी के आ जाएगा। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बातें आती है हम लोगों के लिए, क्योंकि देखिए मैं आपको क्या पढ़ाया हूं अभी तक, बस इतना ही चीज पढ़ाया हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। अदरवाइज 3 रेशियो जो होते हैं इसके रिवर्स हो जाते हैं, cos थीटा बराबर बी बाई पी हो जाता है, sec थीटा बराबर एच बाई बी हो जाता है, इसके बाद आपका कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी हो जाता है। तो यही आपको मैंने फॉर्मूला बताया, जहां पी आपका परपेंडिकुलर, बी जो होता है बेस और एच जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है किसी भी रेक्टेंगल ट्रायंगल का। इसके बाद इसी में मैंने एक चीज और बताया था, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है वो आपका किसी भी रेक्टेंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइज होता है, अदरवाइज टू साइड जो होता है वो आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। आपका कौन सा एंगल है, आप लोग बाउंडेड है इसलिए हम लोग एक्यूट एंगल की बातें बार बार कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि इसलिए मैं इसके अलावा कुछ तो सोच नहीं सकता हूं। तो यहाँ से P बराबर क्या और B बराबर क्या आ गई, अगर P बराबर की B बराबर क्या आ गया तो आप H के बारे में कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ से कर सकते हो AC बराबर मेरा क्या होगा अंडर रूट AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और A के लिए जो मेरा P है वो आपका आ गया के, तो A के लिए मेरा क्या हो गया, B के लिए भी क्या हो गया, A के लिए B आपका मतलब BC हो गया। इस केस में AC बराबर बोल सकते हो आप आराम से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट विल बी अंडर रूट K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर बराबर मेरा क्या होगा रूट 2 टाइम्स के। ये जो मेरी निकलेगी AC, ये मेरी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर मेरी ये आ गई तो अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं आराम से क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए को फाइंड करेंगे फॉर दैट एंगल। सो सिंपली वी कैन राइट sin A is equal to perpendicular by hypotenuse, means that we know that length of perpendicular भी क्या है divided by hypotenuse भी we get root 2k, that means we get root 2 into k, and cos A की अगर मैंने बात किया तो cos A बराबर आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसा कि आपने बेस यहाँ पे ऑब्टेन की हो k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2k। अब ये मुझे निकल गई क्या cos A, यहाँ तक मुझे क्या क्या निकल गया आपका कुल मिलाकर के निकला है ये sin A और cos A, और आपको क्या निकालना है कि आपको प्रूफ करना है कि 2 into sin A into cos A is equal to 1 होता है। चलिए since we have to show that 2 into sin A into cos A, so we take first of all a letters of this expression, then we get 2 times sin A। sin A मेरा k कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगी 1/√2, तो मैंने 1/√2 लिख दिया into cos A की अगर मैं बात किया तो k कैंसिल होगी तो 1/√2, तो ये भी 1/√2। ये आपका देख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर के इसको कैंसिल कर देगी, तो आपका 2 टाइम्स sin A into cos A क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उसी का मैंने यूज किया, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी यूज नहीं किया। नहीं तो ये तो एक लाइन का भी नहीं था, इतने सारे PBS निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, एक लाइन में कहानी इसकी खत्म थी। फिर भी मैंने आपको इसलिए इतना डिटेल में कर दिया ताकि आप इसको सीखे। आपको मैंने जितना चीज सिखाया है उसका अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक। एक बाउंडेड अगर आप जितना चीज सीखते हो और उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बाउंडेड होकर के, तो बहुत बड़ी मायने होती है खास करके किसी भी क्लास के क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स वगैरह में। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आप लोग ध्यान से देखना 5 नंबर भी, बस एक क्वेश्चन 5 है एग्जांपल्स में। और इसमें कहता है एन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल OPQ है तो मैं फटाफट एक ट्रायंगल OPQ बता निकल लेता हूं, और इसमें बता दे राइट एंगल एट P OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मैं एक फटाफट OPQ ट्रायंगल ले लेता हूं, और यहाँ पे बताया क्या है ध्यान से आप लोग देखना। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, तो मैं अगर इसको P मान लिया तो डेफिनेटली इस दोनों में से कोई ना कोई O और Q हो जाएगी। अगर मैंने इसे O मान लिया तो मेरी ये Q हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में बता दिया कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच P इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। गिवन दैट आप लोग फटाफट लिख लेना, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। इसके बाद आपको बताया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। चलिए इसे भी मैं लिख लेता हूं, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहिए। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, आपका OP कितना 7 सेंटीमीटर, अगर मैं मेंशन कर लूं तो ठीक रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर के वाली झंझट नहीं लेनी है। क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली लेंथ ऑफ साइड की बातें यहाँ पे कर चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो मैं इसे 7 सेंटीमीटर मान लू, और आपका OQ माइनस PQ देख लेते एक बार, OQ माइनस PQ ये चीज आपको दिया हुआ है, अदरवाइज कुछ नहीं दिया हुआ। चलिए ना
अच्छा आप लोग बताना यहां से कि अगर मैं ऐसा लिखूं OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, तो आप लोग को कहीं कोई कहने का मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। सिंबल तो इसके जस्ट लाइक मैंने यूज किया कि जिस तरह की बातें हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया उसी तरह से यूज करता हूँ। बट रिलेशनशिप जो मैंने देखा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is equal to square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the base and perpendicular। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका hypotenuse OQ है, तो OQ का स्क्वायर बराबर अगर मैं इसे राइट हैंड में रिमूव करके ला दूं तो यहाँ से क्या होगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, तो OP मेरा क्या आ जाता है, OP आपका बेस हो जाता है और PQ जो होता है वो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। पर्सनली मेरे लिए अगर मैं ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करूं तो OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर मेरे क्या आ गया OP का स्क्वायर। दैट इंप्लाई दैट इसको अगर मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लूं, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ लूं तो मेरी OQ इंटू OQ प्लस PQ इंटू OQ माइनस PQ बच जाएगी इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। यहाँ पे जैसा कि OQ माइनस PQ का 1 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको OQ प्लस PQ ही रहने दूं और इसके जगह पे 1 सेंटीमीटर रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। OP का स्क्वायर दैट मींस 49, ये मेरी इक्वेशन सेकंड अगर मैं मान लिया इससे, और इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं। नाउ एडिंग दिस इक्वेशंस, नाउ अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट है OQ प्लस PQ इज इक्वल टू ये आपका कितना दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर, ये मैंने कर दिया। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये दोनों की काटी खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा कितना 2OQ इज इक्वल टू 50। सो आपका OQ जो मिल गया वो आपका कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट आप लोग देख रहे हैं OQ अगर आपका 25 निकल गया तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि OQ माइनस PQ, सिंस वी नो दैट OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ OQ वी गेट 25 माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो PQ विल बी द 24 सेंटीमीटर। तो आपका कितना आ गया PQ 24 सेंटीमीटर आ गया। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपने OQ का वैल्यू फाइंड कर दिया, PQ का वैल्यू फाइंड कर लिया, और आपका ऑलरेडी दिया हुआ OP बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहता है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, अच्छा थीटा की बात भी इसमें शायद बोला होगा कहीं, अच्छा साइन Q और कॉस Q है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि साइन Q मेरी कहां पर है, Q मेरी कहां है ये है। तो इसके लिए आपका साइन Q बराबर पहले तो सिंपल फॉर्मूला बताएंगे, वो होता है आपका क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जैसा कि इस क्वेश्चन से स्पष्ट है कि परपेंडिकुलर इसके लिए मेरा ये होगा, तो आराम से मैं बोल दूंगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होती है उसकी अपोजिट साइड होती है, तो साइड के बराबर 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या आती है वो भी मैंने बताया था, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस OQ व्हिच इज विल बी 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 7/25। फिर आपका साइन Q निकल गया, और साइन Q के बाद आपका अगर मैं बात किया कॉस Q की, तो कॉस Q के बारे में इसी तरह से निकालोगे तो दिख रही है आप लोगों को, चलिए आप लोगों को दिख रही है, हाँ 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगी तो बच जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया कि ये आपने साइन Q और कॉस Q को डिटरमिन कर लिया। तो आपको मैनुअली रूप से यही पैटर्न के एग्जांपल से में क्वेश्चन से, और अब आपका इसी के साथ जो हो तो आपका सारा एग्जांपल से खत्म हो रहा। तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि आपका जो वीडियो हो गया लगभग 1.5 घंटा का क्लास हो चुका है, 1 घंटा से ऊपर हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग का छोटा करूँ वीडियो। तो आप लोग की जो पहला क्लास में था मैनुअली रूप से मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया, उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन किया, उसकी ऑरिजिन कहां से हुई, किस तरह से उसका डेवलपमेंट और उन चीजों की डिस्कस किया। फिर मैंने उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिफाइन किया कि वो क्या चीज होती है, उसको मैंने डिफाइन करने के बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके बुक में दिया हुआ था उन सारे एग्जाम्पल्स का डिस्कशन किए। बट अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोगों को डिस्कस करना है आप लोग का पार्टिकुलर एक्सरसाइज 8.1 का जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आप लोग यहाँ तक सीख करके सारे फॉर्मूले को दिमाग में स्टोर कर लेना है, और आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन को लर्न करने के लिए। अगर आप लोगों ने पहले से सारे फॉर्मूले याद किए तो और बेहतर होगी समझने में। और मैं आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट करने का मतलब, देखिए जो भी क्वेश्चन होते हैं, आप मान लीजिए कि मैं एक मतलब हायर मैथ भी पढ़ाता हूँ, तो इसके साथ साथ आप लोग को मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि इसमें आपको जबरदस्ती में हायर मैथ से लगा करके क्वेश्चन बता दूं, ठीक, और एकदम सिंपल
जितना आपका सिलेबस का चीज है जस्ट उसी को मैं उठा करके आप लोगों के सामने परोस दिया करता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन सारा मिलेगा, ठीक, बना हुआ। कोई भी या ऐसा भी मैं नहीं करूंगा कि आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग मतलब मिक्सअप नहीं करते। आपका जैसे कि इतना ही पढ़ाया गया, अभी जितना मैंने पढ़ाया उससे एक चीज भी मैंने कहीं एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ मैंने यूज नहीं किया है। चलिए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में मिलूंगा जिसमें बताऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का सोल्यूशन। चलिए, तब तक के लिए फिर से मैं बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स।